हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, आज PT9 का डिस्कशन है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है थर्मल प्रॉपर्टीज में पूछा हुआ है कि कुछ 100 ग्राम ऑफ स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है जिसको पास कराया जाता है 22 ग्राम वाटर से। ओके, एट 20 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर दैट विल प्रेजेंट व्हेन वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से सुनिएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों? Okay, तो कुछ अमाउंट ऑफ जो वेपर है वो कन्वर्ट हुआ है पानी में और उसने अपनी हीट दी है और जो रिमेनिंग वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। Okay, तो इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात तो नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ऐसे सोचिए कि हमारे पास 22 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर मुझे राइज करना है फ्रॉम 20 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 70 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है उसके लिए कुछ हीट चाहिए और वो हीट किसके इक्वल होगा? Q इज इक्वल टू इसका मास S इंटू डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। ठीक है, और ये हीट आएगा कहाँ से? ये आएगा कुछ m-ग्राम ऑफ वेपर जो पानी में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाइड बाई L। ओके, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। m' की जो वैल्यू है वो आएगी MS डेल्टा टी ऑन लेटेंट हीट। ओके, m की वैल्यू कितनी है? m है 22, स्पेसिफिक हीट इज 1, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 20 to 90 ये आएगा 70 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा 540। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.67 या 8 के आसपास आएगा। ओके, इसका मतलब है कि इतना ग्राम वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया और पानी पहले से कितना था? 22। 22 प्लस 2.8 इज अप्रोक्सीमेटली 24.8 ग्राम। ठीक है ना? ओके, तो इतना आपका पानी रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि डायग्राम गिवन है आपको और बोला है एरिया अंडर कर्व आर इन द रेशियो ऑफ 16:1। एक बात बताओ, जो एरिया होता है ये तो टोटल एमिसिव पावर होता है और टोटल एमिसिव पावर टेम्परेचर पावर क्या होता है? 4। ओके, तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं T1/T2 इज पावर 4 इज इक्वल टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2। और एरिया 1 है 16, एरिया 2 है 1, ये आएगा 16:1। ओके, 16 आ जाएगा। तो जब T1/T2 सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 2, क्योंकि 4 से 40 16 का स्क्वायर फोर्थ रूट आएगा 2। ओके, तो जो T2 है, ओके, या T1 है, ये 2 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा। ओके, और T2 आपको गिवन है 2000 केल्विन, तो 2000 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना आ जाएगा? 4000 केल्विन के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये एक पीवी डायग्राम गिवन है और इस पीवी डायग्राम में आपको हीट निकालना है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है ए से लेकर के बी तक। तो हम सबसे पहले, ये पीवी डायग्राम है, हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन किसके इक्वल होता है? ये पूरी एरिया, ये एरिया निकालोगे, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये बेस है वी नॉट। ओके, और सम ऑफ पैरेलल साइड पी नॉट प्लस 2 पी नॉट, ये कितना आएगा? 3 पी नॉट। ओके, आप चाहें तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आएगा 3/2 P0 V0। ठीक है, और साथ साथ हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज भी निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है F/2 NR डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/2 और आएगा P2V2 माइनस P1V1, ऐसा होगा। P2V2 माइनस क्या होगा? P1V1। ओके, अब सोचो ये F कितना है, ये कौन सी गैस है पता करिए। हीलियम, हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2। P2V2, यहाँ का B पॉइंट का P कितना है? 2P0 इंटू V0 कितना आएगा? 2V0 माइनस यहाँ A पॉइंट का P0V0। ओके, तो ये 4P0 माइनस ये आ जाएगा आपका 3P0V0। आंसर इज 9/2 P0V0। ओके, ये डेल्टा U आ गया इन टर्म्स ऑफ P0V0, ये डेल्टा W आ गया। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस क्या होगा? डेल्टा W। ओके, अब ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा U है हमारे पास 9/2 और प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ P0V0। ओके, ये 9 प्लस 3 12 आएगा, आंसर हो जाएगा 6P0V0। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो कोई आंसर है ऐसा? जी हाँ, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। ठीक है ना? ओके, तो यही आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपको पूछा गया है कि CP/CV निकालना है और ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन of gas, it is found to be inversely proportional to the cube of its volume is inversely proportional to cube of temperature, V inversely proportional to 1/T⁻³ आप इसको ऐसे कर लो। ओके, ऐसे लिखो, टेम्परेचर
इंटू टेम्परेचर क्यू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, अब इस हम एडियाबेटिक प्रोसेस के सीपी बाई सीबी में एक रिलेशन जानते हैं, वो होता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये गामा ही सीपी बाई सीबी है जो हमसे पूछा गया है। तो हम इस रिलेशन को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जहां टेम्परेचर है उसकी जगह पीवी बाई एन आर लिख सकते हैं क्या, पीवी बाई एन आर, और इसकी पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और एन आर तो कांस्टेंट ही है, यानी कि पी क्यूब वी क्यूब इंटू वी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, okay. अब ये बताओ P इंटू वी टू दावर 4/3 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये गामा की जगह कौन है, 4/3, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। समझ पाए, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है कि हमारे पास कुछ गैसेस हैं, उनको मिक्स किया गया और मिक्सर का गामा निकालना है। ठीक है, तो जो गामा मिक्सर का होता है, डायरेक्ट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप पहले क्या निकालेंगे, गामा मिक्सर का सीपी, सीपी मिक्स। ओके, और सीपी मिक्स निकालने का तरीका होगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2। सिमिलरली हमें निकालना होगा सीबी मिक्सर। ओके, सीबी मिक्स सेम फॉर्मूले से निकलेगा N1 CB1 प्लस N2 CB2 बाई N1 प्लस N2। ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, सेम। उसके बाद हमें निकालना है गामा ऑफ मिक्सचर। ठीक, गामा ऑफ मिक्सचर आएगा सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई सीवी ऑफ मिक्सचर। ऐसा हमको सॉल्व करना है और इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो आओ देखते हैं। पहले हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका गामा है 5/3। तो आप पहले सीपी के लिए कैलकुलेशन करो कि सीपी कैसे आएगा। पहले गैस का जो सीपी है वो F/2 प्लस 1 इंटू आर है, यानी 5/2 प्लस 1 इंटू आर है, ये CP1 है। ओके, CP1 की वैल्यू आ गई। ये 5/2 5 बाई सॉरी F/2 प्लस 1 इंटू आर होता है। ये आपका मोनोटॉमिक है, F की वैल्यू है 3, तो ये आएगा 3/2 प्लस 1 इंटू आर। ये 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 5/2 आर। ठीक है, पहले का सीवी है। और दूसरे का सीपी आएगा F/2, F है 5/2 प्लस 1 इंटू आर, ये आएगा 7/2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक, ये दोनों का सीपी मिल गया, CP1 CP2। अब बताओ सीपी मिक्सचर का निकालना है। सीपी मिक्सचर किसके इक्वल होगा, ये नंबर ऑफ मोल सेम है, 1 मोल दिया है, यानी कि CP1 प्लस CP2/2 हो जाएगा। CP1 प्लस CP2 बाई क्या होगा, 2, यानी कि 3R/2 प्लस 7R/2 होल डिवाइड बाई 2। समझ पाए, ओके। ये आ जाएगा 2.5, यानी कि 5/2 टाइम्स ऑफ आर। ये सीपी मिक्सचर का आ गया। ऐसे ही हम सीवी मिक्सचर का निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है इसमें डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। एक कोई मटेरियल है ग्लिसरीन, उसका आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गिवन है। ठीक है, और हमें पूछा गया फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो आप डेंसिटी टेम्परेचर का एक रिलेशन पढ़े हो, रो इक्वल टू, अगर हम अप्रॉक्स रिलेशन की बात करें, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालोगे, डेल्टा रो बाई रो या रो नॉट इक्वल टू आएगा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। यही फ्रैक्शनल चेंज है। अगर परसेंटेज होता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो ये तो गामा इंटू डेल्टा टी है। गामा की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, ये देखो 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। ओके, यानी कि 0.02 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। ओके, और इसको हम 0.02 लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है, करेक्ट, थर्ड। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि स्टीम है जो पास कर रही है 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है, 20 ग्राम पानी से हमने पास कराया जो कि 10 डिग्री पर है। ओके, और उसका टेम्परेचर 80 हो जाता है, तो अब कितना मास ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, सेम प्रॉब्लम है। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, एम एस डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डैश मल्टीप्लाइड बाई एल। ये एम डैश निकालना है, ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन होते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं होते हैं। ओके, और फिर हमको मास ऑफ वाटर निकालना होगा, ये होगा m जो पहले से था, और m डैश जो आइस वाटर में सॉरी जो वेपर वाटर में कन्वर्ट हुआ है। पहले वेपर कितना वाटर में कन्वर्ट हुआ है, मास है 20, स्पेसिफिक हीट है 1, टेम्परेचर 10 से
10 से 80 गया है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 70 अपॉन नीचे क्या होगा 540। इसको सॉल्व करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, कितना ग्राम था 20, हाँ तो ये 2.5 के आसपास आएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 के आसपास आएगा। और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो आंसर होगा 20 पहले से था और 2.5 है तो 22.5 के आसपास होगा। ठीक है ना? ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो आप जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसी के आसपास का आंसर आएगा। ओके, इसको सॉल्व करने पे 2.5 आ रहा है, आंसर इज 22.5। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक कोई मोनोटॉमिक गैस है, उसका कुछ प्रेशर दिया है। पहले उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया। ओके, कुछ प्रेशर चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया गया और फाइनल प्रेशर के बारे में बात की गई है। ओके, तो देखो, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें पी वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही दो कहानी है। ओके, तो अगर हम ऐसे बोलें कि मेरे पास कोई गैस है, इसका प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है, इसको अगर हम वॉल्यूम को 4v कर देते हैं किसी तरीके से आइसोथर्मली, तो इसका मतलब आइसोथर्मल का मतलब P इंटू वी क्या होगा, कांस्टेंट। और P इंटू वी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो प्रेशर है वो P डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। और वॉल्यूम 4 टाइम्स ऑफ वी होगा, प्रेशर 1/4 टाइम्स ऑफ वी हो जाएगा। अब इसके बाद इस वॉल्यूम को एडियाबेटिकली, ये आइसोथर्मल था, अब हम एडियाबेटिकली इसको और आगे लेके जा रहे हैं और इसे 16v कर दे रहे हैं। ओके, तो नया प्रेशर क्या होगा ये पूछा हुआ है, और ये 16v हो चुका है। पहले से कितना हो चुका है, 16v। ओके, अब इस 16v के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है ना? देखो, अभी 16v के बारे में बात करेंगे, 16v कितना होगा। देखो क्या करेंगे, हम ऐसे लगाने वाले हैं पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ले जो प्रेस यहाँ और यहाँ के बीच में एडियाबेटिक रिलेशन, P1 इज P/4 इंटू वॉल्यूम इज 4V, और गामा आपको गिवन है दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 इक्वल टू P2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट इनटू V2। V2 कितना है, 16V टू द पावर 3/2। अब इसको P2 को सॉल्व करोगे तो P2 इक्वल टू, इधर है P/4, ये बताओ ये 4V में 16V से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, 3/2, 3/4। और इसकी 3/2 का मतलब होता है 1/2 में 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये आएगा नीचे 8, और 8 आने के बाद ये P डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 32। समझ गए? ओके, यही आपकी कैलकुलेशन है, P डिवाइड बाई 32, इसे बना दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास कुछ रॉड दे रखी हैं और ये स्टेडी स्टेट में है, हमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है। एक बात सोचो, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, इसका भी R ही होगा, क्योंकि R R 2R R R 2R 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 का पैरेलल R होगा। ओके, और ये भी एक R है, तो ये सोचो टोटल 3R है। ओके, और 3R में टेम्परेचर 200 से 120 हो जाता है, मतलब 180 का चेंज होता है ना? एक R में कितने का चेंज होगा, 60 डिग्री का चेंज होगा। ये तो समझ पा रहे हैं? ओके, एक आर में अगर 60 डिग्री का चेंज होगा तो यहाँ 200 था, 60 कम करना है तो बचेगा 120, और यही हमसे पूछा गया है। ओके, तो आंसर कितना है, 120 के आसपास है। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। एक कोई बॉडी है जिसको शिफ्ट करना है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 3R टू द हाईएस्ट रेडियस। तो एक बात बताओ, कोई भी सैटेलाइट है जिसको उसकी अपनी ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो वर्क डन होता है ये चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है, और ये होता है Gmm/2 1/R1 माइनस 1/R2, है ना? R1 से अगर हम R2 में लेके जाते हैं तो ये रिलेशन होता है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे, Gmm/2 1/R1, R1 पहले कितना था, 1/3, R माइनस 1 बाई क्या होगा, 5R। ओके, ये 15 है, ऊपर 2 है, आंसर आ जाएगा Gmm/15 टाइम्स ऑफ R। ये आपका वर्क डन है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना था इसमें। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई प्लेनेट है, उसके सरफेस पर ग्रेविटी के बारे में बात करनी है। ओके, आपको भी पता है कि अर्थ पर जी की वैल्यू जी है, जिसकी वैल्यू जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। कोई नया प्लैनेट है, वहां पे क्या होगा, जी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है, प्लैनेट की जगह मास की जगह मास ऑफ प्लैनेट लिखेंगे, आर की जगह रेडियस ऑफ प्लैनेट होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कुछ गिवन है कि जो उसका मास है, एक ग्रेविटी ऑन द जी एंड मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मून। मून के बारे में बात करनी, प्लैनेट नहीं, ये मून है। ओके,
तो ये बताओ, ये मास डिवाइड बाय कितना है 80, और रेडियस कितना है, रेडियस है 1/4, है ना, रेडियस है 1/4, तो r बाई 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ऊपर ये 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 80 इंटू जी एम बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल जी है और ये 1/5 है, तो जी बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मून पे ग्रेविटी वैसे भी कम होती है, एग्जैक्टली बात करें तो 5.6 के आसपास कम हो जाता है, या कभी कभी हम लोग g/6 भी लेते हैं कैलकुलेशन में, है ना, आप लोग को याद होगा g/6। तो यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग g/5 आया है। ओके, ये तो थियरी का प्रॉब्लम है। देखो, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है ना, एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन होता है तो इसमें हमेशा वर्क डन इंटरनल एनर्जी की वजह से होती है और टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, ठीक है ना। ओके, उसका अपोजिट अगर प्रोसेस करें, अगर किसी चीज को एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो कम हुआ, वर्क डन बाई गैस नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू अब इस बार हीटिंग होगी, कूलिंग नहीं होगी, है ना। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपने टेम्परेचर को कम बढ़ाया, वॉल्यूम को कम किया, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई सैटेलाइट है और उसकी काइनेटिक एनर्जी और टाइम पीरियड के बारे में रिलेशन पूछा है, टी फॉर टाइम पीरियड है। ओके, पहले तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मुझे रेडियस के टर्म में पता है और टाइम पीरियड भी रेडियस के टर्म में पता है। टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम आर बोले तो आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टी टू द पावर 2/3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gm/2r। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 2/3 भी होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी टू द पावर -2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हाँ, केवल क्या है, फोर्थ ही है। ओके, यही पूछा गया था कि उसका टाइम पीरियड से क्या रिलेशन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 1D का प्रॉब्लम है, इसमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है और एक इक्वेशन दे रखा है, v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, a प्लस बी एक्स, इस रिलेशन को पहचानो, इट इज सिमिलर टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, तो ये जो 2a है ये एक्सेलरेशन होता था और यहाँ पे b है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, ये तो b/2 है और b एक कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम इससे कंपेयर इसीलिए कर पाए कि फॉर्मेट सेम था, अदरवाइज फिर मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता, वी डीवी बाई डी एक्स या बाकी सारी चीजें लगानी पड़ती। तो हमसे बस एक्सेलरेशन के बारे में पूछा हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए डायरेक्ट रिलेशन पूछा हो गया, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन एडियाबैटिक रिलेशन के लिए क्या होगा। देखो, एडियाबैटिक में पीवी पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। मुझे प्रेशर टेम्परेचर चाहिए, तो प्रेशर पी है और वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, एन आर टी बाई वी, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिया, इनटू पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, अब सुनो, इसमें पी की पावर, सॉरी एन आर टी बाई क्या होगा, पी होगा, पी की पावर 1 ऊपर से है और टी पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करो, पी टू द पावर 1 माइनस गामा, टी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यही एक रिलेशन है जो आपको आप डायरेक्ट भी इसे याद रख सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन आपका कौन सा बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है कि एक acceleration due to gravity on planet A is 9 times that of acceleration due to gravity on B। okay, 9 टाइम्स का मतलब है A पर ग्रेविटी ज्यादा है और ये 9 गुना ज्यादा है ना, बी थोड़ा सा कम है, बी पर ग्रेविटी कम है। अगर मैं बोलूं कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है ना। ओके, तो अगर यहाँ पे एच ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ एच ऊपर जाएगा अगर कोई चीज कूदता है। तो ऐसे सोचा गया, ए पर कोई आदमी 2 मीटर तक कूद पाता है तो बी पर 9 × 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 कितना होगा, 18 मीटर। बस खत्म हुआ। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी केप्लर्स लॉ, ठीक है ना। ओके, देखो होता क्या है, आप ये पढ़े हो कि जो प्लैनेट होता है वो जब सन के अबाउट रिवॉल्व करता है ना। ओके, उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है, इसमें एक लाइन लिखा जाता है, प्लैनेट लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दो एरिया गिवन है, एक ये एरिया और एक एरिया, ये दोनों बराबर है, तो इनका जो टाइम टेकन होगा T1 और T2 ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यही आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। ओके, इसमें गिवन है कि एरिया क्या है, इक्वल है। ओके, अगर एरिया इक्वल है तो टाइम भी क्या होगा,
इक्वल ही होगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, एक रेडिएशन होता है किसी भी बॉडी से और अलग-अलग टेम्परेचर पर अलग-अलग रेडिएशन होते हैं। तो जो मैक्सिमम रेडिएशन होता है जिस भी वेवलेंथ का, वो वेवलेंथ टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि लैम्डा एम वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इनका दोनों का कांस्टेंट प्रोडक्ट जो होता है लैम्डा एम इंटू टी एक कांस्टेंट होता है, इसे हम वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। समझ पाए? ओके, तो यही एक रिलेशन है, तो पहला ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि कोई सॉलिड स्फीयर है। अच्छा ठीक है ना? देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डुबाया जाता है, तो उसमें क्या लगेगा? उसमें लगेगा बायन्सी ऊपर की ओर, और बायन्सी क्यों लगता है? क्योंकि सराउंडिंग लिक्विड फोर्स लगाता है, और वो फोर्स उतना ही लगाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जितना कि आपका वो जो लिक्विड डिस्प्लेस है उसका वेट है ना? सराउंडिंग फ्लूइड उतना ही फोर्स लगाता है। अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर पे बढ़ाने पे बायन्सी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये सवाल तो पूरा ऐसे हो जाएगा कि सॉलिड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों चेंज होंगे, है ना? सॉलिड का वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर हम सॉलिड के वॉल्यूम के चेंज को नेग्लिजिबल माने एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो ये ज़रूर बोला जा सकता है कि जैसे-जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। मतलब लिक्विड कंपैरेटिवली हल्की होती जाती है, और जब लिक्विड हल्की होगी, ओके, तो बायन्सी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। है ना? क्योंकि डेंसिटी जब कम है, वॉल्यूम उतना ही है, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कम होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि बुयांसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बुयांसी, आप बोलेंगे कम होता है। ठीक है ना? ओके, हम सॉलिड के चेंज को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो एक वर्क डन निकालना है, और ये पीवी डायग्राम ना देकर के वीपी डायग्राम दिया है, मतलब कि वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है। अब वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है, तो हमें वर्क डन निकालने के लिए ये नीचे की एरिया ना निकाल करके मुझे ये वाली एरिया निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरी एरिया, फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये 0.2 आएगा। दूसरा अ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 0.4 के आसपास आएगा, और ये कितना आएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगा 0.6। इन सबको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.2। ओके, और ये आपका किलो में था तो 1000 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1200। समझ पाए? अब ये 1200 पता नहीं प्लस है कि माइनस है, ये हमको नहीं पता है। ध्यान से देखो, ए से हम बी जा रहे हैं, तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम का कम होना वर्क डन का नेगेटिव होना। गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ 1200 जूल आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, इसमें बस ये कंसीडर करना था कि हमें एरिया कहाँ का लेना है। ओके, अब देखो, दो मेटालिक स्फीयर्स हैं S1 S2, उनको सब कुछ सेम कंडीशन में रखा गया है। ओके, और उसके बाद वो कूल हो रहे हैं, है ना? ओके, तो जो कूलिंग है वो उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करती है। कैसे करती है उसी के बारे में बात बताया गया है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और भी दिया है कि दोनों जो है ना सेम एनवायरनमेंट में रखे हैं। मास ऑफ S1 इज 3 टाइम्स ऑफ S2, मतलब मासेस अलग अलग हैं। एक बात बताओ, रेट ऑफ कूलिंग का क्या फॉर्मूला होता है? ds बाई dt, ये होता है सिग्मा ई ए बाई क्या होता है? ms। ओके, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ये है रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अभी नहीं लगाया है। ठीक, ये पूरा पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है। सब कुछ सेम का मतलब है सिग्मा कांस्टेंट है, एमिसिविटी सेम है क्योंकि सरफेस सेम है, सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन मास। ओके, रेडियस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके, टेम्परेचर सराउंडिंग और ये सब सेम है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन क्या हो जाएगा? मास। एरिया सरफेस एरिया है। ओके, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना? ओके, यानी कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, वो धीरे धीरे कूल होगा। ओके, तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। अगर ऐसा है, लेकिन हमें मासेस दे रखे हैं 3 टाइम्स, एक बात बताओ, मास m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 बाई r2। R1 बाई R2 पावर क्या होगा? क्यूब होगा, है ना? और ये M1 बाई M2 3 दिया है। ये बताओ R1 बाई R2 किसके इक्वल होगा? 3 टू द पावर 1 बाई 3। और मुझे रेट ऑफ कूलिंग बताना था, तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा dt बाई dt 1 अपॉन dt बाई dt 2, है ना? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ 1 बाई रेट ऑफ कूलिंग ऑफ 2, ये किसके इक्वल होगा? R2 बाई R1 और इसकी पावर 1 बाई 3। R2 बाई R1 क्यों किया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। ओके, अब यहाँ पे ये आप लिखोगे अगर इसको, R2 बाई R1 होगा, सॉरी।
R2/R1 होगा और R2/R1 की वैल्यू 3 पावर 1/3 लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 1/3। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा जो आपका करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हमें कोई बोला कि एक कोई बॉडी है, उसको हम हीट दे रहे हैं, उसका मास है, उसका टेम्परेचर बढ़ा है ना? ओके, हमें 2 चीज़ बतानी है, एक तो स्पेसिफिक हीट बतानी है और एक हीट कैपेसिटी बतानी है, 2 चीज़ें बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कि आपने हीट दिया, देखो एक फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। पहले तो हमें एमएस निकालना है, ये हीट कैपेसिटी होती है। एमएस हीट कैपेसिटी है, ओके, ये किसके इक्वल है? Q बाई डेल्टा टी, कितना हीट दिया और कितना टेम्परेचर बढ़ा। हीट हमने दिया है 300 और टेम्परेचर बढ़ा है 25 टू 45, इसका मतलब 20 बढ़ा है। क्या ये 150 के आसपास आ जाएगा? नहीं, 15 आ जाएगा, है ना? ओके, 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ओके, 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस पहले ही ऑप्शन में है, वही करेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पहले दूसरा भी करेक्ट कर लेते हैं। अब हमें स्पेसिफिक हीट की बात करनी है। स्पेसिफिक हीट 15 डिवाइड बाई क्या होगा? मास, और 15 मास कितना है? 25 ग्राम है, इसको केजी में लिखना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, ये आंसर आएगा आपका 600, है ना? ओके, ये 600 आ जाएगा। अब 600 हो गया तो ये आपका यही वाला वैल्यू है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको बोला गया कि गैसियस मिक्सचर है 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दोनों को मिलाया है, मिक्सचर का सीपी बताना है। फिर से वही तरीका है, हीलियम का सीपी बताओ। ओके, 16 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब होता है 16 ग्राम हीलियम, इसका मतलब ये कितना मोल ऑफ हीलियम होगा? ये होगा, हीलियम का मोलर मास होता है 4, ठीक, तो 4 अगर होगा तो ये कितना मोल होगा? 4 मोल हो जाएगा हीलियम। ओके, और इसका सीपी किसके इक्वल होता है? सीपी होता है F/2 प्लस 1 इंटू आर। एफ है 3, मोनोटॉमिक है, 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5R/2। ओके, अगर सीवी पूछेंगे तो ये आएगा 3R/2। ये पहले गैस की सारी प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही दूसरे गैस की अगर बात करें, दूसरा गैस है हमारे पास क्या? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा ये आधा मोल होगा, हाफ मोल ऑक्सीजन, है ना? क्योंकि 32 होता है इसका, हाफ मोल ऑक्सीजन हो गया। इसका सीपी कितना होगा? ये डायटोमिक गैस है, F/2 प्लस 1 इंटू एफ है यहाँ पे 5, 5/2 प्लस 1 आता है 7/2 आर, 7R/2। ओके, और जब हम सीवी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5R/2, है ना? ओके, अब मुझे निकालना होगा सीपी मिक्सचर का, और मिक्सचर का सीपी कितना होगा? N1 CP1 N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। पहले नंबर ऑफ मोल है 4, ओके, इसका अपना सीपी है 5R/2, 5R/2 प्लस, आगे बोलो, अगला जो N2, N2 इज हाफ, और CP2 कितना है? CP2 है 7R/5, 7R/5, सॉरी 7R/2 है, 7R/2 है ये। ओके, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये होगा 4 प्लस 1/2। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 20, है ना? ओके, ये 20 है, और इसको 2 से ये काम करो, ये 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10R प्लस ये कितना है? ये हो जाएगा 7/4, 7R/4, और नीचे क्या आएगा? 4 प्लस 1/2। ओके, 4 प्लस 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 7, ये हो जाएगा 47R/4 इंटू 9/2, ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 47R बाई, नीचे आ जाएगा 18। ओके, 18, 18 आएगा, 81 नहीं, 18 आएगा। ओके, तो ये तो सीपी मिक्सर का हो गया। सिमिलरली अगर हम सीवी ऑफ मिक्सर निकालें और फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, कर लीजिएगा खुद से, सीवी मिक्सचर। ओके, सीवी मिक्स अगर निकालना होगा, N1 CV1, N1 इज 4, ओके, CV1 कितना हो जाएगा? 3R/2 प्लस N2 हाफ, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5R/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 4 प्लस 1/2। ओके, इसको सॉल्व करो और फिर निकालेंगे हम लोग गामा ऑफ द मिक्सचर, दैट इज इक्वल टू सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई सीवी ऑफ मिक्सचर। ओके, और इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक प्रोजेक्टाइल है ना? इसको आपने लॉन्च किया और उसके नीचे से कोई एक आदमी है जो
किसी v वेलोसिटी से चल रहा है ना? ओके। और ये चल ऐसा रहा है कि उसको फ़ील हो रहा है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है, जो पार्टिकल है, जनरली जो पैराबोलिक मोशन होता है, वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का और पर्सन का सेम हो और प्रोजेक्टाइल उस पर्सन के रिस्पेक्ट में केवल ऊपर जाए और नीचे जाए, ये वाला मूवमेंट ना हो, है ना? ओके। इसका मतलब है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। उस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि प्रोजेक्टाइल की टाइम पीरियड टी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइम किसी भी इवेंट का या इंटरवल वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता नहीं है। ओके, इसका मतलब ग्राउंड से भी देखोगे तो भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि उसके हिसाब से रेंज कितना होगा, तो वो पर्सन जितनी स्पीड से चल रहा था, वही उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। तो यही आपका आंसर होगा। रेंज किसके इक्वल होगा? v इंटू टी। बस वही लगाना है और कुछ खास करना नहीं था। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ये पूछा गया है कि रेशियो ऑफ एरिया बताना है। तो एक बात बताओ, एरिया तो टोटल एमिसिव पावर होता है। एरिया होगा टेम्परेचर 1 T1 बाई T2 टू द पावर 4। समझ पाए? T1 बाई T2 टू द पावर 4 ये होता है। और जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की पावर 4। ओके, और लैम्डा 2 किसके इक्वल है? लैम्डा 2 है, पहले पी का लिखना है, क्यू सेकंड है। क्यू सेकंड तो ये लिखेंगे 1987 अपॉन नैनोमीटर है 2980 और इसकी पावर क्या होगी? 4। इसको सॉल्व करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये 2/3 से कैंसिल होगा, 900 समथिंग, ये 2/3 से कैंसिल होगा। ओके, इसकी पावर 4 है। ओके, और ये 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। तो 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ओके, हाँ 81 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि देखो आरएमएस स्पीड बतानी है। एक का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर की बात नहीं करेंगे। ओके, और दूसरा टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि T1 है 300। ओके, और जो केल्विन की बात करें तो, और T2 है 400। क्लियर है? ओके, तो ये बताओ, ये जो वीआरएमएस होता है ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो V1 बाई V2 किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। और T1 किसके इक्वल है? T1 है 300 और ये कितना होगा? 400। इसको सॉल्व करोगे √3/2 आ जाएगा। तो कोई पूछे कि V2 किसके इक्वल है, तो V2 जो है वो आ जाएगा 2/√3 ऑफ V1, और V1 आपको गिवन था दैट इज 100। तो आंसर है 200/√3 मीटर पर सेकेंड। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे आप? ओके, 200 डिवाइड बाई √3। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ अ फ़ारेनहाइट स्केल विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। ओके, तो पहले एक काम करो, सेंटीग्रेड स्केल को x मान लो, तो फ़ारेनहाइट स्केल डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में एक रिलेशन है, F इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू सेंटीग्रेड C माइनस 0/100। ओके, अगर आप सॉल्व करें तो C इक्वल टू एक रिलेशन आता था 5/9 F माइनस 32। ओके, जहां C है वहां x रख दो और ये रख दो 5/9, और फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिखोगे? फ़ारेनहाइट की जगह 2x माइनस क्या होगा? 32, और मुझे x निकालना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये आएगा 160। ओके, और ये x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 160। यही आपका फाइनल आंसर है। समझ पाए? ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो बताते हैं। आइस है और वेपर है, दोनों को मिलाया। आइस 0 पर है, वेपर 100 पे है। ओके, तुम ऐसे सोचो, 1 ग्राम वेपर अगर पानी बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस है तो 540 कैलोरी वो रिलीज करता है। कितना? 540। और अगर मैं 1 ग्राम आइस को पानी में कन्वर्ट करूँ 0 डिग्री पे तो 80 कैलोरी चाहिए, और उसको वहां से 100 डिग्री पानी बनाने के लिए 100 कैलोरी चाहिए। तो इसका मतलब आइस 1 ग्राम मेल्ट भी हो गया और 100 डिग्री तक पहुंच गया, उसमें केवल 80 प्लस 100 180 कैलोरी चाहिए। जबकि 1 ग्राम वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बन के 540 दे पाता है। इसका मतलब 1 ग्राम वेपर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। ओके, जब भी कभी कॉमन टेम्परेचर का क्वेश्चन आए और सेम अमाउंट ऑफ आइस और सेम अमाउंट ऑफ वेपर हो तो उसका हम आंसर हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ पाए? ओके, आंसर हमेशा कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 2 हमारे पास अलग-अलग स्लैब्स हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2 है ना? ओके, इसको आराम से कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई मोटर कार के टायर है, उसमें कुछ गैस भरी हुई है, वो उसमें कुछ प्रेशर है 2 एटीएम का, वो एक्सपेंड होके फट जाता है ना? ओके। अब अगर वो फटेगा तो बर्स्टिंग जो है मतलब एक तरीके से सडन प्रोसेस है ना? वो तुरंत फटेगा। अब इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, जितने सडन प्रोसेस है सारा एडियाबैटिक होते हैं। ये सारी कहानियाँ एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें पीवी रिलेशन और बाकी सारी चीज़ें गिवन है, उसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब आइए पढ़ते हैं। पहले प्रेशर P1 कितना था? शुरू का प्रेशर है P1 इज इक्वल टू 2 एटीएम और जब वो फट जाएगा तो जो फाइनल प्रेशर बनेगा वो 1 एटीएम बनेगा। ओके, और पहले का टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलेंगे ये है 300 केल्विन। समझ पाए? ये कितना है? 300 केल्विन। अब 300 केल्विन के बाद हमें T2 फाइंड आउट करना है कि T2 कितना होगा। ओके, तो अब पीटी रिलेशन बताओ। पीटी रिलेशन अभी-अभी आपने पढ़ा है P पावर 1 माइनस गामा V टू द पावर गामा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। ओके, और जहाँ पे गामा है, गामा की वैल्यू है 1.4। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4 सॉरी हाँ 1.4 दे रखा है। तो देखो P1 P1 इस ऐसे लिख देता हूँ P1 V1 टू द पावर गामा बाई 1 माइनस गामा इक्वल टू P2 अरे! नहीं, 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 सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये टेम्परेचर है ना बच्चा, पीवी पावर गामा ये टेम्परेचर है, टीटी है, ओके? तो अगर यहाँ पे हम टी लिखें, ओके, तो P1 इज़ 2, टेम्परेचर T1 इज़ 300, ओके? और इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर होगी गामा बाई इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें लिख देते हैं 1 माइनस गामा बाई गामा, ऐसे लिख लो, ओके, इज़ इक्वल टू P2 1 पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू दूसरा टेम्परेचर T2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये तो खत्म हो गया, तो T2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 300 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। 1 माइनस गामा है 0.4 और गामा है 1.4, ठीक है? ओके, अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 2 टू दी पावर 4 बाई 14, इसको हम क्या लिखेंगे 2 बाई 7। ओके, 2 बाई 7 को ऐसा लिख सकते हैं 300 इंटू 2 की पावर 2 होता है 4, 4 की पावर 1 बाई 7, ओके, और 4 की पावर 1 बाई 7 आपको गिवन है 1.219, ओके, तो 300 इंटू 1.219, ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कुछ डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में आएगा, ओके, इसकी वैल्यू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो बोला है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना? ओके, और उस एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर में कुछ चेंज किया गया, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? तो एक बात बताओ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा ये तो कांस्टेंट होता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक रिलेशन आपको याद होगा, ग्राफ का स्लोप निकालते हैं dp बाई dv इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ p बाई v। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dp बाई p इक्वल टू माइनस ऑफ गामा dv बाई v, ओके, और दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज चेंज में बदल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इक्वल टू गामा टाइम्स नेगेटिव ऑफ गामा टाइम्स परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है ना? परसेंटेज चेंज इन प्रेशर कितना है 2/3 इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस का मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा, माइनस साइन को छोड़ दो, ये 3/2 है, इधर 3/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो कोई पूछे कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा, ये इधर जाएगा और आंसर हो जाएगा 4/9, ओके, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 2 प्रोसेसेस हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। अब आपको देखना है कि एडियाबैटिक में कौन-सा ग्राफ किस गैस के लिए है। देखो, ये आपको पता है कि जिसका गामा ज़्यादा होता है, उसका स्लोप ज़्यादा होता है ना? नीचे स्लोप ज़्यादा दिख रहा है और गामा जिसका ज़्यादा होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है। यानी कि ये मोनोएटॉमिक हो सकता है, ऊपर डायटोमिक या ट्रायटोमिक हो सकते हैं, ठीक है ना? ओके, अब ऑप्शंस को ध्यान से देखो। पहला, ये दोनों ही मोनोएटॉमिक है, नहीं हो सकता। दोनों डायटोमिक नहीं हो सकते। एक डायटोमिक एक मोनोटॉमिक, पहले जो है वो मोनोटॉमिक होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल आंसर केवल कौन सा है, फर्स्ट है। ओके, चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, कार्नोट इंजन पिछली बार नीट के सिलेबस में नहीं था, इस बार है या नहीं है ये नहीं पता है, जब तक कि नीट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये होता क्या है। ओके, देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि एक कार्नोट इंजन होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं आप लोग को कि कैसे होता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ओके, देखो कार्नोट इंजन में क्या होता है कि हम लोग किसी सिस्टम को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में एनर्जी का फ्लो कराते हैं, उसके बदले में कुछ वर्क होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स। ओके, जो ज्यादा टेम्परेचर पे होता है इसको बोलेंगे T1, और जहां पर हीट इजेक्ट की जाती है ओके उसे हम लोग बोलते हैं सिंक। ओके, और इसका टेम्परेचर होता है T2। ये लोअर टेम्परेचर होता है और ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ओके, हाई टेम्परेचर होता है। तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, ये होती है 1 - T2/T1। ये फॉर्मूला है जो आपको सॉल्व करना है। ये T2 किसका टेम्परेचर है, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ओके, ये सोर्स का टेम्परेचर है। ये पूरा रिलेशन है। अब हमें क्या बोला गया है कि एक कोई कार्नोट साइकिल है। ओके, उसकी एफिशिएंसी है कुछ, वो कितना दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं पहले। देखो, तो कार्नोट इंजन व्हिच सिंक इज एट 300 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, एफिशिएंसी 40% है। ओके, तो 40% की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को हम 0.4 मान लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस T2। T2 क्या है, सराउंडिंग या सिंक। T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, तो ये 300 अपॉन सोर्स का टेम्परेचर है T1। ओके, इसको पहले सॉल्व करो तो ये आएगा 300 अपॉन T1, सोर्स का टेम्परेचर पता ही नहीं है, सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0.6। ओके, और T1 जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 300/0.6। ओके, और ये आएगा 500 केल्विन, यानी कि शुरू में सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन था। अब मुझे एफिशिएंसी को बढ़ानी है, और एफिशिएंसी बढ़ाने का दो तरीका है, हम या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दो या सोर्स सिंक के टेम्परेचर को कम कर दे, दोनों में से कोई एक रास्ता है। यहाँ पे हमने रास्ता चुना है कि सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और एफिशिएंसी जो है इंक्रीज्ड बाई इट्स एफिशिएंसी इंक्रीज 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो शुरू की जो एफिशिएंसी थी वो 0.4 थी। 50% बढ़ने का मतलब होता है कि अगर 1 है तो वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ओके, जो है वो तो रहेगा और आधा और बढ़ जाएगा, मतलब 0.4 था, 0.2 और बढ़ेगा, 0.6 हो जाएगा। तो जो नई एफिशिएंसी है, ये पुरानी एफिशिएंसी की आधा वैल्यू और बढ़ेगी, तो ये बन जाएगा 0.6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सिंक तो उतना ही है 300, और सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा T1 मान लो। ओके, तो 300 बाई T1 डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.6, इसको हम 0.4 बोल सकते हैं, है ना। ओके, T1 डैश किसके इक्वल हो गया, इसको डिवाइड कर दो 300/0.4 से, ये कितना आएगा 750 केल्विन। क्लियर है इतना। ओके, अब हमसे पूछा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, पहले 500 केल्विन था, अब 750 केल्विन है, तो कितना टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ 250 केल्विन का, और यही आंसर है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस गिवन है, कुछ वैल्यू है, अगर हम उसको मून पे या किसी और जगह लेके चले जाते हैं तो उन दो मासेस के बीच के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ओके, आपको एक बात याद होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ थर्ड मासेस। तो मून के होने से दो मासेस के बीच में कोई अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, मून का और अर्थ का जो अट्रैक्शन होता था, वेट होता था, वो सब कम होता है, बट दो इंडिविजुअल मासेस हैं, वो मार्स पे रहें या अर्थ पर रहें या मून पे रहें या आउटर स्पेस में रहें, उनके बीच में कोई भी फोर्स में चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो पहले कितना था 6 न्यूटन, तो बाद में भी कितना रहेगा 6 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बॉल है which is thrown from the top of tower with initial velocity of 10 meter per second at angle of 30 degree with the horizontal. It hit the ground at distance 17.3 meter from the bottom of tower. The height of the tower is, एक काम करते हैं, देखो ये टावर है ऐसे समझिए, ये हाइट हमको निकालनी है। ओके, और इसके पास वेलोसिटी थी कितनी 10, और वो भी कितने पर 30 डिग्री पे, इधर की ओर 10 से लॉन्च किया गया, और ये एंगल था 30। ओके, एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इधर 10 cos 30 आएगा, है ना, 10 cos 30, 10 cos 30 कितना आएगा 5√3,
और 10 sin 30 आएगा 5। ये 5 से पहले ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे गिरेगा इस तरीके से, और इसको आगे लेके जा रहा है 5√3 5√3 5√3। एक काम करो, मैं 5√3 से जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से कितना आगे जाना है, ये जाना है 17.3, 17.3 है ना? ओके, तो 17.3 को हम ऐसे बोल देते हैं, 17.3 जाना है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। रेंज कितना है? 17.3 अपॉन 5√3। ठीक, 17.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10√3, रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, तो 10√3 लिख सकते हैं अपॉन 5√3। क्या ये 2 सेकंड हुआ? ये कितना हुआ? 2 सेकंड। यानी कि ओवरऑल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 सेकंड की है, और हमें इसकी हाइट बतानी है। तो एक काम करो, तुम ऐसे समझो, यहाँ से ये पार्टिकल नीचे ही तो गिरा है ना, ऊपर तो गया नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना। y डिस्प्लेसमेंट कितना है? नीचे की ओर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि -h है। ओके, यू वाई प्लस है ना, ऊपर की ओर 5 है, तो 5 इंटू टी कितना है? 2, माइनस जी नेगेटिव होगा नीचे की ओर है, हाफ जी इज 10, और टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू आ जाएगी, माइनस एच इज इक्वल टू 10 माइनस ये 5 इंटू 4, ये 20 आ जाएगा, है ना? ओके, तो -10, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है 1/9 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, एंड इट्स रीडिंग रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो बॉडी का वेट यहाँ पे 9 है, तो वहां पे कितना होगा? बस इतनी सी बात करनी है। एक बात बताओ, वहां का जी निकालो। ओके, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m/r²। जी मास है 1/9, m/9 कर दो, और रेडियस कितना है? हाफ है, r/2 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। क्या ये 4/9 टाइम्स ऑफ जी ऑन अर्थ हो जाएगा? ओके, तो वेट भी 4/9 होगा, तो वेट कितना होगा? 4/9, और ओरिजिनल वेट कितना था? 9। 9 से 9 कैंसिल होगा, वेट इज गोइंग टू बी 4 न्यूटन। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा बात है, ये हम लोग कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे की ओर बोलते हैं। देखिए, वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट मूविंग अप इज 608। तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो वेट कितना होता है? mg+a, ये है 608, और जब वो नीचे की ओर आएगा mg-a, ये आएगा 368। समझ पाए? ओके, और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2mg इक्वल टू 608 प्लस 368, है ना? हमें mg निकालना था, mg इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, 608 प्लस 368 कौन क्या होगा? 2। बस इतना ही करना था आपको। ये हो जाएगा 76, 976/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 488 के आसपास। ठीक है ना? ओके, 488 आ जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 38, बोला था कि कितनी हाइट पे हम चले जाएं कि जो किसी बॉडी का वेट है वो 1/9 हो जाए। कुल मिला के ये बोल रहा है कि जी की जो जी डैश है वो g/9 है। कितनी हाइट पर? ये हाइट ऐसे निकालते हैं, g इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। जी और जी कैंसिल होगा, और ये बताओ 1/9 इक्वल टू 1 अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। इसको इस रूट ले लो, आएगा 1+h/r, ये 9 का क्या हो जाएगा? 3। h/r किसके इक्वल है? ये 2 है, और h इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना? ओके, एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से गिवन है आपको, और हमें बताना है कि किसी r हाइट से, तो किसी जनरल हाइट से एस्केप वेलोसिटी जो होती है, नई वाली वेलोसिटी, ये होगी √2gm/, r होना चाहिए, लेकिन हम लोग r+h लिखते हैं, है ना? किसी h हाइट से इसकी वेलोसिटी ये आ जाती है। ओके, तो ये बताओ √2gm/, जो h है वो खुद r है, r प्लस r कितना होगा? 2r। ओके, और ये बताओ अंडर रूट में 2gm/r, ये तो नॉर्मल एस्केप वेलोसिटी होती है। ऐसे समझिए, यहाँ पे बचेगा एस्केप वेलोसिटी और नीचे क्या बचेगा? √2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब हमें क्या बोला गया कि एक कोई बॉडी है जिसका मास m है ना? ओके, और किसी at a distance of 2r from earth surface, minimum energy required to give in the body so that it may escape out from the gravitational field of, फिर से escape energy के बारे में बात कर रही है। एक बात बताओ, इसकी escape velocity कितनी होगी? at distance equal to 2r
फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना? ओके, आर रेडियस है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस एच, ये क्या 3r हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? अंडर रूट 2gm बाई आर, आर की जगह क्या लिखोगे? 3r। ये एनर्जी है, सॉरी ये स्पीड है, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी? एनर्जी होगी हाफ एम एस्केप स्पीड होल स्क्वायर। ओके, यानी m बाई टू एस्केप स्पीड का होल स्क्वायर क्या लिखोगे? 2gm/3r। ओके, 2 से 2 कैंसिल होगा और आंसर होगा gmm/3r। ये फाइनल आंसर है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मेट में आंसर आपको गिवन नहीं है। जो आंसर का फॉर्मेट है वो स्मॉल जी का है। तो एक काम करो, gm/r² होता तो स्मॉल जी हो जाता, तो ऊपर नीचे r से गुना कर दो, ये m हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा, तो एक r होगा और नीचे क्या होगा? 3। अब ध्यान से देखो ये कितना आ गया, mgr/ क्या होगा? 3, mgr/3। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ पाए? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और किसी अर्थ की रेडियस, अर्थ के क्लोज ऑर्बिट में घूम रहा है और इसकी ऑर्बिटल स्पीड है v। अगर हम जियो स्टेंसिल सैटेलाइट की बात करें जिसका एल्टीट्यूड 3r है अर्थ सरफेस से, तो वो क्या होगा? बात सोचो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट gm/r, है ना? r डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर मैं ऐसे बोलूं कि v1/v2 बताइए, तो ये किसके इक्वल होगा? अंडर रूट r2/r1। और r2 किसके इक्वल है? r2 है, 3r नहीं है, ये अर्थ के सरफेस से है, हमें सेंटर से बताना चाहिए, तो 4r हो जाएगा। और एक जो है सरफेस के आसपास घूम रहा था तो उसका तो r ही होगा, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि जो v1/v2 का रेशियो है वो 2 है। ओके, तो जो v2 होगा वो पहले का कितना होगा? हाफ होगा। यही आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ? ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें बोला है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी इस बार सिलेबस में नहीं है, बट टर्म यूज हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? आपको ये सारी चीजें गिवन है ना? ओके, ऑर्बिटिंग एट द हाइट ऑफ 5r अबव द अर्थ सरफेस, मतलब इसका सेंटर से डिस्टेंस है 6r। ओके, और टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आर एट हाइट ऑफ 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो देखो, केपलर लॉ लगाते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना? ओके, तो T1/T2 होगा R1/R2 पावर 3/2। ओके, पहले जियो स्टेशनरी की लिखते हैं। जियो स्टेशनरी 5r नहीं 6r पे है, ये सरफेस से है, 6r अपॉन ये 2r नहीं, कितना होगा? 3r होगा, पावर 3/2। ओके, अब सोचो, ये तो 2 हो गया, तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 होता है 2√2, है ना? ओके, ये 2√2 हो गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 24। कितना होगा? 24 आवर। अगर ये 24 आ रहा है तो दूसरे का पूछा गया है, T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2√2, और T1 कितना है? 24, और ये कितना आएगा? 2√2। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6√2 आवर्स। ओके, यही करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है? 6√2 आवर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हमें कुछ थ्योरी की प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डिक्रीज्ड, तुम ध्यान से देखना, रेडियस ये अर्थ है मानो, और यहाँ पे सैटेलाइट कोई रोटेट ऑर्बिट कर रहा है ऐसे। ओके, ये सैटेलाइट है, ऑर्बिट कर रहा है। तो अगर हम इसको पास लेके आएंगे यहाँ पर, ओके, तो ये जितना दूर होता है उतनी कम स्पीड होती है ना? जितना पास आएगा स्पीड बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज नहीं, ये बात तो गलत है ना? ओके, ये गलत है, ये बढ़ना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, ध्यान से देखो, ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी का r के साथ ये ग्राफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये होता है ना? ये काइनेटिक है और ये क्या है? पोटेंशियल है, और ये डिस्टेंस r है, ये एनर्जी का वेरिएशन है। अगर आप सैटेलाइट मोशन के ग्राफ याद करेंगे तो जैसे-जैसे ऑर्बिटिंग रेडियस बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहाँ तो उल्टा है, ऑर्बिटिंग रेडियस को हम कम कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे बोला काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नो इट इज डिक्रीजिंग, तो ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है ना? ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट कर लो इसमें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और बोला क्या गया है कि किसी बॉडी को आर हाइट से छोड़ दिया गया है ना? वो नीचे गिरेगा, तो जमीन पे जब गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो बस आपको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है और काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है सरफेस से किसी हाइट का, वो कितना होता है? mgh/1 + h/r, इतना लॉस होगा, और ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv स्क्वायर। v हमें निकालना है।
एम से एम कैंसिल हो गया, हाइट है इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, ठीक है ना, गिवन मास एंड रेडियस ऑफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इसमें v इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 1 + r/r, ये कितना होगा 2, इक्वल टू कितना होगा v²/2, ये कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई √gr, यही आंसर है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें आंसर किसके टर्म में दिया है, gm और r के टर्म में दिया है, तो gr को हम √gm/r भी लिख सकते हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड, ठीक है, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक सैटेलाइट है, उसका मास है m, ठीक, और मास m है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस r एट हाइट x फ्रॉम द सरफेस, ओके। तो बोला क्या गया है, एक्सेलरेशन ऑर्बिटल स्पीड, किसी जनरल ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gm बाई r प्लस हाइट है x, हाँ, ये सिंपल सा रिलेशन है। मुझे आपको बताना क्या है, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g। एक काम करो, स्मॉल g तो है ही नहीं, r स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर दो, gm/r स्क्वायर और नीचे क्या होगा r प्लस एक्स, यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये gm/r स्क्वायर तो स्मॉल g होगा, तो आंसर हो जाएगा √g r² बाई r प्लस s, इस रूट को 1/2 पावर के टर्म में ऑप्शन 4 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम लोग को, वो पोटेंशियल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। देखो, यहाँ पे सेल्स दे रखे हैं, मतलब एक हॉलो स्फीयर है और उनके किसी पार्ट का पोटेंशियल निकालना है। देखिए, एक बड़ा सा सेल है, इसका मास m, रेडियस r है, और एक छोटा सेल है, इसका मास स्मॉल m और रेडियस स्मॉल r है, ओके। मुझे इसके बाहर किसी पॉइंट और दूसरे वाले के अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो, जब हम किसी मास से बाहर चले जाते हैं तो उसका पोटेंशियल सिंपल पॉइंट मास की तरह होता है -gm/x, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। और जब हम दूसरे प्लेनेट की बात करेंगे जिसके हम अंदर हैं, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इसके सरफेस के ही बराबर होता है, तो सरफेस का पोटेंशियल किसके इक्वल हो, gm बाई उसका अपना रेडियस, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, अगला प्रॉब्लम है कि कोई टनल है अर्थ पे बनाया गया होने, और उसमें उसमें कोई पार्टिकल का एम मास रखा गया, तो वहां पे कितना फोर्स लगेगा। एक बात सोचो, ये अर्थ है, अगर अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम बात करें तो यहाँ की ग्रेविटी किसके टर्म में होती है, अगर हम डेप्थ के फॉर्म में ना बात करें तो ये आपको भी पता है gm/r³ इंटू स्मॉल r होता है, ओके। और ये जी डैश की वैल्यू है, और फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू जी डैश, बस इसी में m से गुना कर दो, तो ढूंढो कहाँ पे है, gm/r³ इंटू स्मॉल r इंटू m, ये पहला ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये बोला गया कि अर्थ को श्रिंक कर दिया गया 1%, है ना, ओके। कुछ ऐसा हुआ, अर्थ रोटेट कर रही है ना, अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस है, ओके, और अर्थ की ग्रेविटी जो है सरफेस पर, ये होती है gm/r। किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटी है उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है, ओके। अगर मास और रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा रेडियस बढ़ेगा या कम होगा, ओके, अगर मान लो रेडियस कम हो गया, श्रिंक हो गया, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके। और स्मॉल चेंज के लिए अगर परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज चेंज इन जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, आर हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई आर में कितने का है, 1%, तो ये तो 2% का होगा, ओके। अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, श्रिंकेज का मतलब रेडियस कम हुई है, तो इसका मतलब ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये 2% हो जाएगा, समझ पाए, ओके। चलिए, एक और प्रॉब्लम है, इसमें बोला गया है कि कोई सैटेलाइट है, उसका कुछ टाइम पीरियड है और रेडियस है, तो आप केपलर लॉ समझते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, और टी स्क्वायर बाई आर क्यूब ये रेशियो तो कांस्टेंट होगा, और यही हमसे पूछा है कि कौन सी चीज इसमें क्या है, किसी चीज फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब कांस्टेंट है, वो तो केवल यही है ना, टी स्क्वायर डायरेक्ट अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये आपका किसका प्रॉब्लम था, कैपलर्स लॉ, बेसिकली थर्ड लॉ का था। और ये सैटेलाइट के लिए भी सही है, और किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई प्लैनेट या इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट चल रहा है उसके लिए भी सही है, ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू।